हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ दिए जाते हैं वो फिर से पूछे जाते रहते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं और जनरल कंपटीशन में तो पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है। जनरल में जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वो कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? वो था जहांगीर। ठीक है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। ठीक है, तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास मुगल प्रशासन में क्या इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि थी। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि थी। ठीक है, वही मदद ए मास कहलाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, ये जो अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी, ये जो मदद ए मास दिया जाता था विद्वानों और धार्मिक लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो सही है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। ठीक है, तो ये सही है। और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। नहीं, ऐसा नहीं था, योग्यता के आधार पर नहीं होता था। ये सही है लेकिन आर गलत है, मतलब कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो सी आंसर हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से ध्यान में आएगा। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था जो थी मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, जो मंगोलों के दशमलव पत्ती पर आधारित थी। अकबर के शासन काल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। ठीक है, अकबर ने ही शुरू किया था। अकबर के शासन काल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है। तथापि मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड नहीं होती थी। ठीक है, योग्यता ही मानदंड नहीं होती थी। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि योग्यता मानदंड नहीं होती थी मनसब प्रदान करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़े और निम्न के
में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, 2 व्याख्यान है, इसको पढ़ के और उत्तर का चयन करना है। तो सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। सभी जो मनसबदार थे सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो ये सही है। सभी जो मनसब जिसको मनसबदार होते थे वो सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ठीक है, मुगल शासन के बी मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो ये भी सही है और ए भी सही, बी भी सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सैनिक अधिकारियों को तो दिया ही जाता था और साथ में असैनिक जो अधिकारी होते थे उनको भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। यह श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी। ये जो श्रेणियां थी 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां प्रचलित थी। ठीक है, 33 श्रेणियां इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित थी। मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी लेकिन केवल 33 श्रेणियां प्रचलित थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो कौन था वो था अकबर। ठीक है, अकबर ने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो वो तो अकबर था, डी आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, दाम कहलाता था, बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। ठीक है, दाम क्या था? अकबर द्वारा जो चलाया गया था तांबे का दाम था। ठीक है, तांबा का सिक्का दाम जो था अकबर द्वारा चलाया गया था तांबे का सिक्का था। ठीक है, दाम तांबे का सिक्का था जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। ठीक है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, मध्यकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं संगीत और चित्रकला से। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, तो ये सभी चित्रण मुगल काल में होते थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। युद्ध दृश्य भी बनाए जाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी, और दरबारी चित्रण भी होता था, डी आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? तो हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था मुगल शैली का प्रारंभ, ध्यान रखेंगे।
चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। ठीक है, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दु समद नामक दो पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, अब्दु समद और मीर सैयद अली और अब्दु समद नामक फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त हुई थी। किसको? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो काली घाट पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो काली घाट पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था। पहाड़ी पर पड़ा, राजस्थानी और कांगड़ा पर पड़ा, लेकिन काली घाट पर नहीं पड़ा था। एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। ये आंसर हो जाएगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जहांगीरी चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन और अकारिजा। ठीक है, अबुल हसन और अकारिजा जहांगीरी चित्रकार थे, जहांगीर के समय के चित्रकार थे। तो बी आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, अबुल हसन और अकारिजा जहांगीरी मतलब जहांगीर के काल के चित्रकार थे। बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान है कि अभी आपने देखा था कि मीर सैयद अली और जो अब्दुस समद था, ये किसने? तो हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अभी आपने देखा था मीर सैयद अली और अब्दुस समद के बारे में हुमायूं के समय में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी। ठीक है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो वो चित्रकला को दर्शित करते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो चित्रकला को दर्शित करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। ठीक है, इसमें
वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब क्या बजाता था? तो वीणा बजाता था। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब की दक्षता किसमें थी? तो वीणा बजाने में। सी आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थीं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ध्यान रखेंगे, इसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है क्या है? तो तोड़ी जो है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ये आंसर हो जाएगा। तोड़ी राग प्रातः कालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे केंद्र क्रमशः थे कहाँ? बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मंदिर, श्री रसिक बिहारी एवं थट्टी खान था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन कौन थे? तो वो थे तानसेन और हरिदास जो थे वो ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तानसेन और हरिदास, एक और दूसरा। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन कौन? तो तानसेन और हरिदास जो थे वो ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो ये आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन एवं स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। लेकिन अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है तो कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे था। बी आंसर हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। बी आंसर हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वानु विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को क्या उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। और अकबर के दरबार में आने से पूर्व
वह रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। तानसेन, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। पूछे जाते हैं, इसको डिटेल्स भी थोड़ा ध्यान में रखते चलेंगे क्योंकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। मुगल कालीन साहित्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल कालीन साहित्य से। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है गुलबदन बेगम के बारे में। तो किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है, ठीक है। जो गुलबदन बेगम थी उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था, ठीक है। गुलबदन बेगम का प्रसिद्ध रचना क्या है? तो हुमायूं नामा है, जिसे उसने लिखा है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो वो थी गुलबदन बेगम, ऐतिहासिक विवरण लिखी थी, ठीक है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो कि बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। ये आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो पता है आपको हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट बहुत होते हैं ये वाला क्वेश्चन। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा मदरसा ए बेगम स्थापित किया गया था, ठीक है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शिक्षा का केंद्र जो मदरसा बेगम था वो माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। बी आंसर होगा। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली ने फारसी में अनुवाद किया था हितोपदेश का, ताजुल माली ने। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर के शासन काल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरीह उल कुलूब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था, ठीक है। अकबर के शासन काल में हितोपदेश का फारसी में भाषा में अनुवाद मुफरीह उल कुलूब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। हसन निजामी, ख्वाद मीर, आलमगीरनामा, नुस्खा दिलखुशा। मैच करना है तो सही मैच इसमें हसन निजामी। सही सुमेलन इस प्रकार था, देखिए, हसन निजामी ताजुल मासिर, ठीक है। हसन निजामी ताजुल मासिर, ख्वांद मीर हुमायूं नामा और मोहम्मद काजीन आलमगीरनामा, ठीक है। मोहम्मद काजीन आलमगीरनामा और भीमसेन नुस्खा ए दिलखुशा, भीमसेन नुस्खा ए दिलखुशा। ध्यान रखेंगे, पुस्तक और लेखक को मैच करना है, ठीक है। कौन सी पुस्तक किस लेखक की है? तो आलमगीरनामा किसकी है? तो मुंशी मोहम्मद काजिम की है,
आलमगीरनामा मुंशी मोहम्मद काजिम की है। और तबकात अकबरी किसकी है? तो तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद का है। और चमन, ये चहार चमन, चहार चमन किसका है? तो चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण का है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण का है। और इकबाल नामा जहांगीरी, इकबाल नामा जहांगीरी किसका है? मुअत्तमद खां का है। ठीक है, इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमद खां का है। ठीक है, आलमगीर नामा किसका है? मुंशी मोहम्मद काजिम का है। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद का है। चहार चमन चंद्र भान ब्राह्मण का है। और इकबाल नामा जहांगीरी मुअत्तमद खां का है। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का तीसरा, और डी का पहला। तो डी आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अब्दुल रहीम खान खाना का है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित कौन है? तो बाबर, तुजुके बाबरी। ठीक है, बाबर का है, तुजुके बाबरी, ये सुमेलित है। हुमायूं नामा, ये तो गुलबदन बेगम लिखी थी ना, हुमायूं नहीं। तारीख शेरशाही, शेरशाह का नहीं है। तबकाते अकबरी, ये भी अकबर का नहीं है। तो देखिए, उक्त विकल्पों में ए सुमेलित है। तुजुके बाबरी बाबर की, ठीक है, तुजुके बाबरी जो है बाबर की प्रसिद्ध कृति है, जो तुर्की भाषा में एवं मुबय्यन शैली में लिखी गई है। हुमायूं नामा किसका है? तो गुलबदन बेगम का है, आपको पता है। और तारीख़ शेरखानी, ये तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है तारीख़ शेरशाही। ठीक है, अब्बास खां शेरवानी ने, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। अब्बास खां शेरवानी का है तारीख़ शेरशाही। जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। ठीक है, तबकाते अकबरी की अकबर ने नहीं, निजामुद्दीन अहमद ने की थी, जो फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को, काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद जो है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहाइली। अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का, ध्यान रखेंगे। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसी के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवार ए सुहाइली रखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में पूरा गया था अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो 7 वर्षों में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा, ठीक है, अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासन काल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था।
कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक भी 12 या 13 वर्ष बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, कुछ पुस्तकें 12 या 13 वर्ष बताती है और कुछ 7 वर्ष बताती है कि जो अबुल फजल द्वारा जो अकबरनामा पूरा किया गया कितने वर्षों में, तो 7 वर्ष। कुछ पुस्तकों में 12-13 वर्ष बताया गया है, इसलिए मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। सी आंसर हो जाएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो मुगलों की अदालत में भाषा थी फारसी। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी, तो फारसी थी। बी आंसर हो जाएगा। नस्तालिक है। नस्तालिक क्या है? नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तलिक है तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे कौन है, तो राजा सावंत सिंह है। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे कौन है, राजा सावंत सिंह थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, तो वो थे केशव। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना किसने की थी, तो केशव ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं थी। मुगल काल विविध देखते हैं। मुगल काल विविध। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सर थॉमस रो, अकबर के काल में नहीं, सर थॉमस रो तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो यही गलत हो गया। तो और विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में, तो पता है ट्रेवनियर शाहजहां के, मनुची औरंगजेब के शासनकाल में, लेकिन सर थॉमस रो जहांगीर के काल में आया था, ये तो गलत हो गया। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सही कालानुक्रम चुनना है, तो इनमें पहले जहांगीर हो गया, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या जफर, सबसे अंतिम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, तो चौथा सबसे अंतिम में पहले जहांगीर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ढूंढें। तो कौन आक्रमणकारी पहले, कौन उस बाद में, इस तरह से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले चंगेज खां आया, उसके बाद तैमूर, नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया। ठीक है, देखिए सी आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1। पहले 2 4 चंगेज खां पहले, उसके बाद तैमूर, उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। देखिए एक्सप्लेनेशन, सी आंसर होगा। उपरोक्त बाह्य आक्रमण का आक्रांताओं का क्रम इस प्रकार है। चंगेज खां, उसके बाद तैमूर, नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां आक्रमण इल्तुतमिश के
चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय 1210 से 36 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में, ठीक है। और उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, ठीक है। नादिर शाह आक्रमण 1739 में, और मोहम्मद शाह के ये 1739 में मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है, नादिर शाह का। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से 61 के समय में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इनमें सबसे बाद में, नादिर शाह के बाद, ठीक है। पहले चंगेज खान, उसके बाद तैमूर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, ये तो सही है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली नहीं, ये तो मुगल स्थापना की थी ना बाबर ने, ठीक है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। शाहजहां ने नहीं, शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, तो ये भी गलत, ये भी गलत। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, तो जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, ये सही है। तो 1 और 4 सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 4 सही, सी आंसर। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों शाह शुजा दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई तो 1526 में ना, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी, तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई, ये 1556 में ना, सी 1556, सी का पहला। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय युद्ध तो 1761 ईस्वी है, ठीक है, डी का तीसरा, ठीक है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 में, ठीक है। और बी हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो और भी सब्जेक्ट का आप लोग के लिए लाया जा सके। और दोस्तों, प्ले लिस्ट में काफ़ी वीडियो अवेलेबल है, लगभग हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है और ज्योग्राफी में भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, तो उसको जा कर के कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।